वेलकम बैक टू लव वाला अकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। तो आज हम डीओटीटी और डीएमएलटी के लिए पैथोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक नया हम लेके आए हैं, सीमन एनालिसिस। तो आज स्टार्ट करते हैं सीमन एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सीमन के अगर आप दो पार्ट करते हैं तो यहाँ पे दो पार्ट में आएगा स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनल प्लाज्मा? यानी कि जो स्पर्म होते हैं ये मेल के जेनाइटल ऑर्गन से निकलने वाला एक लिक्विड मटेरियल है जो कि ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है। तो स्पर्म का मतलब ये तो हो गई आपकी सेल, क्या हो गई ये सेल, और सेमाइनल प्लाज्मा हो गया इसका लिक्विड पार्ट। तो सेमाइनल प्लाज्मा और जो स्पर्म होते हैं ये दोनों मिलके कहलाता है आपका सीमन। ठीक है, तो ये जो सीमन होता है इसका क्या काम होता है? तो जनरली सीमन एनालिसिस कब किया जाता है? जब आपको मेल फर्टिलिटी पे आपका फोकस होता है, क्योंकि सीमन एनालिसिस ऐसा इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि जब हमें किसी मेल की फर्टिलिटी का टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो टू इवेल्युएट ऑफ मेल फर्टिलिटी, और एक होता है आफ्टर वैक्सोक्टोमी, यानी कि जब नसबंदी पुरुषों के अंदर हो जाती है तो उसके बाद में उसके अंदर स्पर्म है नहीं है या कितना उसमें काउंट है, वो हम इसके लिए सीमन एनालिसिस का टेस्ट किया जाता है। इसका अगला है सैंपल कलेक्शन। तो सैंपल कलेक्शन इसके में अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैंपल कलेक्शन, पहली बात तो आपका जब भी कलेक्शन होता है तो 30 मिनट के अंदर ये लैब के अंदर पहुंच जाना चाहिए, 30 मिनट के अंदर लैब में चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद अगर सैंपल अगर रखा रहता है आपके पास तो ये लिक्विफिकेशन में चला जाता है जिसका टेस्ट सही से नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है एब्स्टेंस पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्टेंस पीरियड? इट मींस दैट कि जब आपको परहेज करना होता है, यानी मेल को परहेज करना होता है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं करनी होती है। कितने दिन पहले? 2-3 दिन पहले ये सेक्सुअल एक्टिविटी बंद करनी होती है ताकि उसके अंदर अच्छे से उसके स्पर्म काउंट उसके अंदर डिटेक्ट हो पाए। और सैंपल कैन कलेक्ट भी बाय मास्टरबेशन, यानी कि मास्टरबेशन के से हम इस सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। लीक प्रूफ कंटेनर में हमें इसको करना है और 30 मिनट के अंदर हमें लैब में इसको पहुंचाना। तो कलेक्शन के बाद इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लैब में। जैसे सैंपल पहुंच जाता है पेशेंट का तो 30 मिनट्स के अंदर हमें ये वाला टेस्टिंग इसका करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसके बाद हमने टेस्ट किया तो क्या होगा, इसके बाद स्पर्म का लिक्विफिकेशन ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि अगर आप उसका टेस्ट भी कर रहे हैं तो उसको टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो फिजिकल पैरामीटर में हम यहाँ पे रेंज देख लेते हैं, जिसका रेंज होता है नॉर्मल अपीयरेंस जो होती है वो मिल्की व्हाइट कलर की होती है। अगर इसमें कोई और कलर आ रहा है तो मतलब एबनॉर्मल है। ठीक है, वॉल्यूम इसका 1.5 ml तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएच इसका 7.2 से 8.0 होता है। ठीक है, टोटल स्पर्म काउंट होते हैं एक हेल्दी पर्सन के अंदर, जो स्पर्म काउंट होते हैं वो होते हैं मोर देन 39 मिलियन पर इजैकुलेट। ओके, फिर मोटिलिटी होती है। मोटिलिटी मतलब, क्योंकि आपको पता है स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक तरह से पूंछ होती है, तो ये पूंछ की वजह से ये क्या करते हैं, ये दौड़ते हैं भागते हैं, इनकी मोटिलिटी होती है। तो इसकी जो मोटिलिटी होती है वो मोर देन 32% प्रोग्रेसिव मानी जाती है। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी मोर देन 4% होती है इनकी, यानी कि नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की इसकी पूंछ और इसका हेड और टेल का जो स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजी वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, तो वो पूरा 4% होना चाहिए। लाइव स्पर्म यानी कि वाइटलिटी जो होती है इसकी मोर देन 58% होती है। विस्कोसिटी यानी अगर आपका फ्रेश कॉन्सेंट्रेट सैंपल है 15 से 30 मिनट के अंदर अगर आप इसकी विस्कोसिटी देख रहे हैं तो लेस देन 2 सेंटीमीटर आफ्टर लिक्विफिकेशन से देखा जाता है। तो ये टोटल मिला के इसका फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें आपको रेंज आपको डिफाइन करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो जब फिजिकल का पैरामीटर जब क्लियर हो जाता है उसके बाद हमको देखना होता है सीमन का माइक्रोस्कोपी। तो इट शुड बी टेस्टेड अंडर कलेक्टेड टाइम पीरियड ऑफ 15 to 30 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान रखें। स्पर्म में यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पे किया जाता है सबसे पहले स्पर्म काउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आप देखिए क्या क्या आ रही है। यहाँ पे आ रहा है एक न्यूबार चैम्बर जो कि हम सीएसएफ में भी यूज में लेते हैं, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप, एक डब्ल्यूबीसी पिपेट। डब्ल्यूबीसी पिपेट क्यों यूज में आती है? डब्ल्यूबीसी पिपेट उसमें मार्किंग वाली पिपेट होती है ताकि इसमें जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है अपने सैंपल के साथ उसको पूरा आप उसमें मिक्स करेंगे। तो सीमन डाइल्यूटिंग फ्लूइड किसका बना होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट 5 ग्राम, फॉर्मेलिन 1 ml एंड डिस्टिल वाटर। ये पूरा की पूरा एक फ्लूइड आता है जिसको सीमन के साथ उसमें ऐड किया जाता है। अगर मान लीजिए आपका सैंपल थोड़ा सा अगर थिक है तो उसको लिक्विड में करने के लिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। फिर इसको दोनों को एक साथ मिलाने के बाद सैंपल और इसके बाद जब डाइल्यूटिंग फ्लूइड को मिला देते हैं तो किसके सहारे से मिलाएंगे हम? डब्ल्यूबीसी पिपेट के सहारे से मिलाएंगे। तो टेक सीमन इन डब्ल्यूबीसी पिपेट। डब्ल्यूबीसी पिपेट इस तरह की एक पिपेट होती है जहां पे बीच में एक बल्ब होता है
और इस तरह की एक पिपेट होती है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0.5 मार्किंग होती है और फिर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे भी मार्किंग होती है, 10 की मार्किंग होती है। तो यहाँ तक आपका पूरा सैंपल जो होता है उसमें फिल किया जाता है। तो टेक सीमन इन WBC पिपेट इन 0.5 मार्क, टेक सीमन डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 10 मार्क। यहाँ पे अगर 10 है, यहाँ पे 0.5 है, तो दोनों सैंपल यानी सीमन प्लस डाइल्यूटिंग फ्लूइड को आप लेंगे। देन चेंज न्यूबार चैम्बर, देन हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। यहाँ पे क्या है, चार्ज। जो न्यूबार चैम्बर है आपका, ये जो न्यूबार चैम्बर है, उस न्यूबार चैम्बर को आपको क्या करना है, चार्ज करना है डाइल्यूटिंग फ्लूइड से। उसके बाद काउंट ऑफ स्पर्म, जब हम उसको चार्ज करने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, रुकने के बाद आपने जो भी सैंपल बनाया है मिक्स करके उसको आप न्यूबार चैम्बर में अपलोड करेंगे। ये भी आपका जो अब इसमें जो न्यूबार चैम्बर होता है वो मैंने आपको आगे बता रखा है कि किस तरह से करना है। तो वहां पर जो नॉर्मल स्पर्म काउंट आते हैं, यानी जितने भी आते हैं, क्योंकि इसका जो नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन में जो होता है वो 6 से 15 मिलियन पर ml तक इसकी रेंज जाती है। तो अब हम इसका माइक्रोस्कोपिक के बाद, क्योंकि हमने ये पूरा प्रोसेस कर लिया है, फाइनली न्यूबार चैम्बर बना लिया है, तो उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं वो काउंटिंग भी मैंने आपको इसी वीडियो में मुझे आपको समझाना है। तो ये होता है हमारा न्यूबार चैम्बर। देखिए मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पे समझा रखा है। ऐसे यहाँ पर न्यूबार चैम्बर के 3 टाइप के ऐसे लेयर के अंदर ये बना होता है। जब इसकी कांच की टाइप की स्लाइड आती है तो इसके जो 4 कॉर्नर होते हैं, ये होता है 1 2 3 एंड 4, ये होता है आपका WBC चैम्बर और बीच में होता है आपका RBC। अभी हमको बीच वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें ये 1 2 3 4 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जहाँ पे हमें सीमन का स्पर्म काउंट करना है। तो ये जो 4 कॉर्नर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप स्पर्म काउंट करेंगे। स्पर्म काउंट अब यहाँ पे जो इसकी जो साइज है वो होती है टोटल इस पूरे चैम्बर की 3 mm होती है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 mm होती है। तो मैं आपको इस एक पूरे डब्बे को एक एग्जांपल के थ्रू में बताऊंगी कि जो मैं फॉर्मूला पुट करूंगी इसमें स्पर्म काउंट का, तो आपको एक डब्बे के बारे में, यहाँ पर एक कॉर्नर के बारे में मैं आपको पूरा यहाँ पर समझाऊंगी कि कैसे इसके अंदर कैलकुलेशन की जाती है। तो कैलकुलेशन ऑफ स्पर्म काउंट, यानी कि जो न्यूबार चैम्बर मैंने भी आपको बताया है, उस न्यूबार चैम्बर का जो एक कॉर्नर होता है WBC का, उस एक कॉर्नर की क्या स्थिति होती है यहाँ देखिए। तो उस एक कॉर्नर की स्थिति में यहाँ पर 16 खाने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 4, इस तरह से इसके अंदर 16 कॉर्नर्स होते हैं। इसके अंदर स्पर्म काउंट किया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका ये स्पर्म काउंट है, यहाँ पे स्पर्म काउंट है, यहाँ पे स्पर्म, वैसे इस लाइनों पे अगर स्पर्म काउंट होगा तो वो काउंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर कोई काउंट है तो वो यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो नंबर ऑफ स्पर्म काउंट पर ml ऑफ स्पर्म, यानी कि 1 ml में कितने स्पर्म काउंट हो रहे हैं डब्बों के अंदर, वो हमें देखना है। तो n इंटू 20, 4 इंटू 0.1 इंटू 100। तो अब हम आपको बताएंगे 20 क्या है, 4 क्या है, 0.1 क्या है। ध्यान से समझिए आप। तो n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्पर्म काउंट जो कि इन डब्बों के अंदर आपको मिले हैं, लाइनिंग के अलावा, लाइनिंग पे नहीं, बीच में आना चाहिए। फिर यहाँ पर 20 आपका है, यहाँ पे जो WBC पिपेट में मैंने आपको बताया था डाइल्यूटिंग फैक्टर 4 क्या है, 4 यहाँ पे WBC के 4 WBC के कॉर्नर है। 0.1 क्या है, तो 1 इंटू 1, यानी कि यहाँ पे ये 1 इंटू 1, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ये होती है आपकी गहराई, यानी कि 0.1 क्या है, गहराई। अब चूंकि ये 4 जो है वो 4 क्या है, नंबर ऑफ कॉर्नर है, क्योंकि WBC के कितने कॉर्नर होते हैं न्यूबार चैम्बर में, 4 होते हैं। डेप्थ कितनी होती है, 0.1 होती है। अगर 1 इंटू 1 करोगे तो भी 1 आएगा। 4 कॉर्नर को अगर आप 1 इंटू 1 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। और इसको 0.1 से इंटू करोगे तो 0.1 आएगा। तो यहाँ पे हो गया स्पर्म काउंट, ये हो गया डाइल्यूटिंग फैक्टर, ये हो गया आपका नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ WBC, और 0.1 हो गई इसकी डेप्थ, यानी कि इस कॉर्नर की डेप्थ कितनी है, इंटू 100। तो यहाँ पर आप जो भी मान रखेंगे, जो भी वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए 60 रखा, 70 रखा, तो जब इसको पूरा आप टोटल जब आप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो n इंटू 50,000 आपका जो भी है आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कहलाता है स्पर्म काउंट। ओके, तो स्पर्म काउंट को करने के लिए हमें यहाँ पर न्यूबार चैम्बर का जो एक WBC का कॉर्नर है, इस तरह से ये कॉर्नर 4 WBC के कॉर्नर होते हैं, तो चारों के अंदर यहाँ पर इस तरह से इनका स्पर्म काउंट किया जाता है, जब जाके मिलियंस के अंदर इसके काउंट आते हैं। तो आई होप आपको आज सीमन एनालिसिस समझ में आया होगा। जहां तक मेरा कोशिश है, मैंने थोड़ी सी आपको इसी पूरे एक पार्ट के अंदर, जहां तक है फिजिकल माइक्रोस्कोपी, इसका स्पर्म काउंट के बारे में पूरा समझाया है। अगर आपको किसी भी पार्ट में अगर आपको बिल्कुल भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप वहां पे लिख सकते हैं कि किस सेक्शन में आपको डाउट्स है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट में हम इनको